वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2021 में जितने शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए हैं उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7-10-2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके इतने डेट और शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे और इस वीडियो में हम लोग 7-10-2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको पीला में देखने को मिल रहा है उसके सारी शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो वो अगर वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वस्तु 18% की हानि पर बेची गई। यदि उसे 2,475 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ हुआ होता। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने काफ़ी बार बता रखा है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है खुद में कितना होता है, 100% यानी कि 100% होता है। यानी कि हमें मूल्य तौर पर चाहिए क्या, 100% यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया, बोला गया कि 18% के हानि के जगह 12% के लाभ पर बेचेगा। तो वो जो रुपये का अंतर होगा वो कितने के बराबर होगा, 2475 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो रुपये कितने प्रतिशत के बराबर है, ये जो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत है उन दोनों प्रतिशतों के योगफल के बराबर ये क्या है, रुपया है। तो दोनों प्रतिशत का योगफल कितना हो जाएगा, 18, 12, 30%, कितना हो जाएगा 30%। और रुपये में कितने के बराबर है, 2475 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, ये 10 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 3 से काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 3 अठी 24, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, 825 रुपये। हमें क्या चाहिए, सीपी यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8250 रुपये। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 8250 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याओं का योगफल 396 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात 7:11 और दूसरी और तीसरी के संख्या का मध्य अनुपात 11:15 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरी संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर बोला गया कि पहली और दूसरी का अनुपात 7:11, दूसरी और तीसरी का 11:15। तो यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ पर ये दूसरी संख्या कितना यूनिट है, 11 यूनिट है। और यहाँ पर भी दूसरी संख्या कितनी है, 11 यूनिट है। यानी कि बी दोनों जगह सेम है। यानी कि जो रेशियो है, असल में रेशियो में कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, पहला और दूसरी संख्या का अनुपात कितना था, 7:11। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना, 11:15। यानी कि तीनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 7:11:15। यहाँ पर फिर इनके सभी यूनिट का सम कितना हो जाएगा, तो सभी यूनिट का सम हो जाएगा 11 7 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 33 यूनिट। कितना हो जाएगा, 33 यूनिट। और 33 यूनिट बराबर यहाँ पर संख्याओं का योगफल कितना दिया गया, 396 दिया गया। तो 33 से काटेंगे तो यहाँ पर एक बार में 6 बचा, तो 33 दूनी 66। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आएगा। पूछा क्या जा रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर यूनिट में कितना अंतर है, तो 15 - 7 करेंगे तो कितना अंतर हो जाएगा, 8 यूनिट का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 8 यूनिट का। तो यहाँ पर क्या दिया गया, एक यूनिट का वैल्यू 12 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 96 कितना हो जाएगा, 96। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करना फ्री है तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न में क्या करना होता है, सबसे पहले जो अंक यहाँ पर यानी कि जो संख्याएं दी गई है
उनका क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने का मैं डायरेक्ट तरीका काफ़ी बार बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा संख्या लेते। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48, इंटू करेंगे 32। 32 का क्या कॉमन फैक्टर पहले से 48 में है, तो 32 भी आपका 16 से कटता है, 48 भी 16 से कटता है, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर हमें 16 दिख रही है। तो बचा क्या, 32 में 2 बचा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, इंटू 18 का। यहाँ पर 48 और 18 में कॉमन हमें क्या दिख रही है, 6 कॉमन दिख रही है। क्या बचता है, यहाँ पर 3 बचता है। क्या बचता है, 3 बचता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपकी इन तीनों संख्याओं का क्या आ जाएगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 इंटू 48 करेंगे तो 8 छक 48, 4 और 6 चौक 24, 4 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 288। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो क्या हो जाए, इन तीनों अंकों से पूर्णतः विभक्त हो। तो क्या करेंगे निकालने के लिए, तो यहाँ पर इसे जो है 4 अंक तक लेकर जाएंगे। किस तरीके से, यहाँ पर क्या गुना करें कि 4 अंकों की संख्या बन जाए, न्यूनतम 4 अंकों की संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर लगभग अगर 300 मानते हैं तो 3 चौक 12 यानी कि 400 गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो गुना कर देंगे, 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32 और 3 35, 3 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 1152 ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक वस्तु को 22% की छूट पर और 14.5% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में 285 रुपये का अंतर आता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, यहाँ पर किसी भी वस्तु का, ये भी आपको पहले ध्यान रखना है कि किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हो, उसका खुद में एसपी, खुद में सीपी, खुद में मार्क्ड प्राइस, सभी खुद में क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मार्क्ड प्राइस खुद में कितनी होगी, 100%। और यहाँ पर जो है दोनों छूटों का अंतर प्रतिशत में कितना दिया गया है, तो छूट का अंतर 22 माइनस 14.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 2 7.5%। कितना हो जाएगा, 7.5%। और रुपये में कितना के बराबर है, 285 रुपये के बराबर है। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 10। 75 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा आपका, 7 3 21, 7 चौक 28, आपका नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कितने बार में आपका चला जाएगा, 15 बार में, और यहाँ पर आपके 2 बार में। तो और यहाँ पर फिर 15 से इधर काटेंगे तो आपका कितने बार में चला जाएगा, 15 1 8 5 13, 15 9 135, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 19 दूनी 38 रुपये, कितना आ गया, 38 रुपीज आ गया। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 3800 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 48 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजा वाली आयताकार शीट के चारों कोनों में से प्रत्येक से 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग का टक्कर बॉक्स बनाया गया है। तो निर्मित बॉक्स का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, एक जो सीट है वो कैसा, आयताकार यानी कि आयताकार का यानी कि रेक्टेंगुलर शेप है। इसकी लंबाई कितनी है, 48 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 27 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोनों से क्या कर लिया जाता है, 3.5 सेंटीमीटर क्या कर लिया जा रहा है, काटा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। यानी कि इसकी भी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी भी आपकी जो है प्रत्येक कोनों से जो काटा जा रहा है वो जो है कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर काटी जा रही है। तो सबसे पहले जो है ये जो बॉक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, जब इसे चारों कोनों से काट कर जोड़ा जाएगा तो कैसा बॉक्स बनेगा, घनाभ आकार का यानी कि क्यूबॉइड शेप का बॉक्स बनेगा। तो क्यूबॉइड में वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। यानी कि हमें लंबाई चौड़ाई चाहिए,
चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो लंबाई कितनी हो जाएगी सबसे पहले, तो लंबाई हो जाएगी जो यहाँ पर काट कर निकाला जा रहा है कितना, इधर से 3.5 सेंटीमीटर निकाला जाएगा, इधर से भी 3.5 सेंटीमीटर निकाला जाएगा, तो ओवरऑल कितना निकाल लिया जाएगा, 3.5 यानी कि 7 सेंटीमीटर निकाल लिया जाएगा। तो इसमें से कुल लंबाई में से क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर घटाएंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 41 सेंटीमीटर। चौड़ाई में भी उसी तरीके से क्या कर देंगे, 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 27 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी कि हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पर जो है जितनी भुजा के यानी कि भुजा की लंबाई वाली जो वर्ग काटी जा रही है उसकी जितनी लंबाई है वही क्या हो जाएगी, उससे जो है आपके घनाभ की जो है क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो कितनी की काटी जा रही है, 3.5 सेंटीमीटर की काटी जा रही है, कितनी की, 3.5 सेंटीमीटर का। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर लंबाई कितनी है, 41 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 10, सुना सुना चला गया, 35 दूनी 70, 7, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, 7, 7 चौक 28, यानी कि 2870 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, घनाभ का आयतन आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के क्या है, 3/4 है, कितनी है, 3/4 है। यानी कि पहली और दूसरी संख्या का रेशियो में कितना वैल्यू हो जाएगा, 3/4, यानी कि 3:4। यानी कि जो पहली संख्या है वो 3 यूनिट है, जो दूसरी संख्या वो कितनी है, 4 यूनिट है। तो यहाँ पर इसे यक्स मान लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसे हल करने में। फिर बोला गया कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत, तो व्युत्क्रम क्या हो जाता है, जो संख्या उसका उल्टा, यानी कि अगर पहली संख्या 3x है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3x, और जो दूसरी संख्या 4x है तो उसका उल्टा यानी कि व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/4x, और इसका औसत कितना दिया गया, 7/72 दिया गया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दो संख्याओं का औसत है तो इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। और इधर भी आपका क्या हो गया, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, इधर भी क्या है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग है। तो योग और योग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2 से 72 आपका 36 बार में चला जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर से 12x, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 3 7 बट्टा आपका हो जाएगा 7/36। 7 से 7 आपका चला गया, 12 से 36 3 बार में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 4 और 3 7x। तो x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 या 21, यानी कि 21 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है, इसे सिंपल सा क्वेश्चन, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई ही करेंगे। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 चक 16, 16 5 कितने हो जाएंगे, 21। फिर ऑफ का हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x। यहाँ पर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो हल कर लेते, 21 भागा है कितना, 3x, तो भाग को बटा में नीचे लिख सकते हैं, 21/3x, माइनस आपका 8 है, बराबर क्या हो जाएंगे, -7। तो यहाँ पर 3 सते 21, तो 7/x बराबर 8, उधर प्लस में चला जाएगा तो -7 + 8 क्या हो जाएंगे, +1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 के बराबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि हो जाए तो अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है 1 साल में बोला जा रहा है कि रेट यानी कि दर में 3% की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 5 साल में ओवरऑल कितना प्रतिशत अधिक साधारण ब्याज मिलेगा अगर उसका साधारण ब्याज प्रति वर्ष 3% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो है 1 साल में अगर 3% की वृद्धि है तो ओवरऑल 5 साल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल 5 साल में 5 या 15% क्या लगेगा, अधिक ब्याज लगेगा। तो हमें क्या निकालना होगा, 8500 का पहले 15% ब्याज निकालेंगे और क्या कर देंगे, पुराने वाले अमाउंट में जोड़ देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, नया मिश्र धन यानी कि न्यू अमाउंट आपका आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर 8500 का क्या करेंगे, 15% निकालेंगे।
परसेंट हटा देंगे नीचे 100 चला जाएगा, शून्य शून्य चला गया, 2 शून्य 2 शून्य, 15 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, 7 15 8 120 और 7 127। तो ये क्या आ गया, इतना जो है क्या मिलेगा, अधिक आपका ब्याज मिलेगा। इसको क्या करेंगे, पुराने वाले मिश्र धन में से जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका नया अमाउंट जोड़ने के बाद, तो 7 5 9 2 11, 11 1 12 1 13, यानी कि कितना हो जाएगा नया मिश्र धन 13,175 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गोले का आयतन 65.10/21 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा गोले के आयतन का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से त्रिज्या निकल जाएगी, तभी तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 4/3 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 आपका, त्रिज्या हमें निकालना है तो आर से ही उसे डिनोट कर देंगे। टोटल आयतन कितना दिया गया 65.10/21। तो इसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 21 5 105 और 10 115, 5 11 21 6 126 और 11 कितना हो जाएगा 137, बड़ा कितना हो जाएगा नीचे 21। तो 7 ये 21 से 21 चला गया, 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में 11 1, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। आर क्यू बराबर कितना 125/8 है, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, गोले की त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन में जब तक आप फार्मूला ध्यान नहीं रख पाइएगा तो फार्मूला बिना फार्मूला के आप मैथ हल नहीं कर पाइएगा, खास करके मेंसुरेशन के। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो 4 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25/4। तो 4 से 4 चला गया, 25 × 22 करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी कि 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूर्णांक में आंसर दिया गया तो पूर्णांक में ले आएंगे, 7 7 49, 6 7 8 56, यानी कि 78.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 25 संख्याओं का माध्य 14 है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य यानी कि नया मीन, न्यू मीन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी सभी संख्याओं में अगर किसी संख्या का औसत दिया गया है 3-4 संख्याओं का और सभी संख्या में समान की वृद्धि की जाती है तो उसके औसत में भी उतने की वृद्धि होगी जितने प्रत्येक संख्या में वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर उसी तरीके से तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 संख्या उसका माध्य 14 है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है। तो अगर प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ा जा रहा है तो माध्य में यानी कि मीन में भी क्या होगा 3 की ही वृद्धि होगी। यानी कि अगर आपसे न्यू मीन नया माध्य पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 14 + 3 यानी कि 17 माध्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी 3 बॉक्स में जिसमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं और कंचे की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में हस्तांतरित कर दिए जाए और 5 कंचे सी से बी में हस्तांतरित कर दिए जाए तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तीनों कंचों का यूनिट में सम कितना हो जाएगा 7 5 12 3 15 यूनिट, और यहाँ पर टोटल संख्या कितनी दी गई है 75। 15 से 75 काटें कितना बार में चला जाएगा 5 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5। तो तीनों जो है बॉक्सों में जो है कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 यूनिट का वैल्यू 5। तो पहला वाला में कितना हो जाएगा 15, दूसरा वाला में कितना हो जाएगा 5 5 25, तीसरा वाला में कितना हो जाएगा आपका 7 5 35। अब क्या बोला गया, अब इसके बाद बोला गया कि यदि 3 कंचे बी से ए में हस्तांतरित कर दी जाती है, यानी कि ये जो आपका ए का है यहाँ पर ये बी का ये सी का, अगर बी से जो है क्या कर लिया गया 3 कंचा निकाल कर ए में डाल दिया गया, यानी कि बी में -3 और ए में +3 हो गए। फिर बोला गया है कि सी से 5 कंचे निकाल कर
किस में हस्तांतरित कर दिए गए, बी में हस्तांतरित कर दिए, यानी कि सी में -5 हुआ और बी में क्या हो गया, +5 हो गया। अब बोला जा रहा है कि अब जो परिवर्तन करने के बाद जो कंचों की संख्या बची उनका अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे। पहला वाला में 15 3 कितना हो जाएगा आपका 18, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा 25 और 5 30, 30 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 27, और यहाँ पर 35 माइनस 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएंगे 30। क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, काट देंगे, 3 छक 18, 3 नमा 27, 3 दहे 30, यानी कि नया अनुपात न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 6:9:10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपनी की आय में प्रति वर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2017 में इसकी आय 31,25,000 है तो वर्ष 2015 में उसकी आय कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी कि प्रत्येक साल में जो है 4 यूनिट की राशि पर 1 यूनिट की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो फिलहाल अभी जो है आय कितना है, आय आपका 31,25,000 है, और इसमें क्या हो रही है 4 यूनिट का कोई राशि जो 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यानी कि कितना हो जा रहा है 5 यूनिट हो जा रहा है। और ये जो है बैक कितने साल तक जा रहा है, 2 साल तक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार 4/5 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 2015 का आय उसकी आ जाएगी। तो हल कर लेते, 5 × 5 = 25 से काटेंगे तो 25 1 25 दूनी 50, 25 25 125 पे 3 शून्य कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर आपके 8 तो 125, 5 × 25 = 25 आपके, यहाँ पर आपके 25 1 6 25 दूनी 50, 12 25 25 125 180। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आपके यहाँ पर जो है 4 चक 16 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 चक 16, मैं यहाँ पर 8 सोच रहा था, यहाँ पर 4 चक 16 होंगे। तो 16 × 12 यानी कि 1,25,000 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर 1 2 3 16 25 80, 16 दूनी 32, 8 16, अब यहाँ पर गुना कर लेते पहले, ये आपका कितना है 16 है। तो 1 2 3 शून्य पहले आपका हो गया 16 25 80, 8 16 दूनी 32, 8 40, 4 16 4 आपके कितने हो गए 20, यानी कि 2 पर कितने 3 3 6 शून्य 3 3 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। यदि वह साइकिल की सवारी करे और उसे मोटरसाइकिल की चाल का 3/14 चाल से चलाए तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें निकालना होगा कि मोटरसाइकिल की चाल यानी कि स्पीड कितनी है। तो स्पीड यानी कि चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी कितनी दी गई है 280 किलोमीटर दिया गया है, और यहाँ पर जो है क्या दिया गया है 8 घंटा दिया गया है। कितना दिया गया है समय 8 घंटा दिया गया। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी मोटरसाइकिल के, तो 8 × 24, 8 × 25 40, यानी कि मोटरसाइकिल की चाल कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर बोला गया है कि जो साइकिल की चाल है वो मोटरसाइकिल की चाल की कितनी है 3/14 है, यानी कि यहाँ पर अगर इसे हल करें तो बाइसिकल बाय मोटरसाइकिल कितना हो जाएगा 3/14, यानी कि अगर बाइसिकल की चाल 3 यूनिट है तो मोटरसाइकिल की चाल कितनी है 14 यूनिट है। तो यहाँ पर से 14 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है 35 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, क्योंकि मोटरसाइकिल की चाल कितनी आई थी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और यूनिट में कितना है 14 यूनिट। तो हल कर लेते हैं, 7 से काटेंगे 2 बार में, ये कितने बार में 5 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 किलोमीटर प्रति आवर हो गया ये। तो यहाँ पर से हमें क्या निकालना होगा, बाइसिकल की चाल निकालनी होगी। तो बाइसिकल की चाल कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5/2 है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए दूरी चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या हो जाता है डिस्टेंस निकालने का, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो ये तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 5/2 इंटू 3 आपकी क्या आ गए साइकिल की चाल आ गई, इंटू क्या कर देंगे समय। तो समय कितना चलना है, यानी कि कितने समय तक चलना है साइकिल के द्वारा, तो 2 घंटे तक। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर 2 से 2 चला गया, 5 दिया आपका कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर, यानी कि साइकिल जो है
यानी कि बाइसिकल जो है 2 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी ठोस धात्विक घनाभ की भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। इन 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर घनाभ का जब भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज को किसी अन्य आकार में परिवर्तित किया जाता है तो उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, 36 इंटू 54 इंटू 24। किस में परिवर्तित कर रहा, 8 समान घन में परिवर्तित कर रहा है, यानी कि 8 इंटू घन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। हल कर लेंगे, 8 से आपका 24 कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में, यानी कि साइड क्यूब बराबर आपके कितने हो जाएंगे, वैल्यू आपके हो जाएंगे यहाँ पर आपके हो जाएंगे 36। तो आपके कितने हो जाएंगे, 9 आपका यहाँ पर 9 चौक 36 इसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके 54, तो कितने हो जाएंगे, 9 छक 54, 18 तिया 54, आपके कितने हो जाएंगे 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आपके कितने हो जाएंगे 3। आपके यहाँ पर से कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9, ये आपका बन गया 9 कितने बार हो गए, 3 बार हो गए, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ जाएगा 2। तो 9 दूनी आपकी कितने हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर क्या आ गई, घन के भुजा की लंबाई आ गई। पूछा क्या जा रहा है, 8 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्या हो जाता है आपका, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, टोटल ऐसे कितने घन है, 8 घन है, इंटू 6 इंटू भुजा का स्क्वायर करेंगे यानी कि 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 324। इकाई अंक कितना आ जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा, तो इकाई अंक चेक कर लेते हैं, क्योंकि इकाई अंक सभी का अलग अलग है, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो 8 छक 48, 8 चौक 32, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा 2। तो इकाई अंक 0 है, नहीं होगा, 4 है, नहीं होगा, 8 है, नहीं होगा, यहाँ पर 2 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई और इससे उस पर 30% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। फिर बोला गया कि 100% का सामान 30% के लाभ में बेचा गया, तो कितने में बेच दिया, 130% में बेच दिया। फिर हमें क्या चाहिए, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य चाहिए। तो 130% के सामान पर कितने की छूट देता है, उसे जो है बेचता कितने में, असल में 65% में बेचता, यानी कि मार्क्ड प्राइस ये जो है क्या है, 65% का वैल्यू कितने के बराबर है, 130 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200%, यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना है 200%। पूछा क्या जा रहा है, सीपी और मार्क्ड प्राइस, यानी कि आपका एमपी और सीपी पूछा जा रहा है, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा जा रहा है। तो अंकित मूल्य कितना है 200% और क्रय मूल्य कितना है 100%। 2 सुना 2 सुना चला गया, कितना अनुपात आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी समान चाल का 3/5 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करने में समान चाल से उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लेता है। उस व्यक्ति को उसी दूरी को समान चाल से चलते हुए तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी स्पीड यानी कि चाल का अनुपात कितना था, 3/5 था, यानी कि पहले अगर उसकी 5 चाल थी तो अब कितनी हो गई है, 3 यूनिट हो गई है। तो इधर लिख देते इनिशियल और इधर आपका क्या है फाइनल। तो इनिशियल स्पीड क्या थी, 5 यूनिट थी, फाइनल आपकी यानी कि एक चाल जो है कमी होने के बाद कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है, यानी कि स्पीड जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। तो समय, चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय।
तो कितना अनुपात हो जाएगा, अगर चाल 5:3 है तो समय 3:5 होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि दोनों जो समय का अंतर है वो कितना है, यहाँ पर यूनिट में अंतर तो 2 यूनिट का अंतर है, और यहाँ पर समय में कितने के बराबर है, 1 घंटा 40 मिनट है। यानी कि अगर कुल मिनट में चेंज कर दे तो कितना हो जाएगा आपका 60 मिनट, 40 मिनट यानी कि 100 मिनट हो जाएगा। तो 1 यूनिट कितने मिनट के बराबर है, 50 मिनट के बराबर है। कितने मिनट, 50 मिनट। पूछा क्या जा रहा है, समान चाल से अगर चलता है तो कितना समय लगेगा। तो समान चाल कौन सा है, 5 यूनिट, उसका समय कितना है, 3 यूनिट। तो हमें क्या चाहिए, एक तरीके से समान चाल का समान समय चाहिए। तो समान समय अगर 3 यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 50 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 या 150 मिनट। लेकिन जो समय पूछा जा रहा है घंटा में पूछा जा रहा है, ये किस में, मिनट में। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 30 से काटेंगे 2 बार में, ये कितने बार में, 5 बार में। यानी कि घंटे में जो आपका समय कितना आ जाएगा, 5/2 आवर, यानी कि 5/2 घंटा आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक कार्य को 46 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 और व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं तो वह कार्य पूरा होने में 16 दिन कम लगते हैं। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डेज, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो आदमियों की संख्या यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और कितने दिनों में करती है, ये जो टोटल आदमी यक्स है वो उस काम को कितने दिनों में करती है, तो 46 दिनों में करती है। फिर बोला गया कि अगर 8 व्यक्ति और उसमें शामिल कर लिया जाता है, यानी कि टोटल कितने लोग हो जाएंगे, x + 8, तो कितना कम समय में, यानी कि कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो 46 पहले अगर दिन लगता तो उसमें 16 दिन कम लगेंगे, तो कितना दिन में पूरा हो जाएंगे, 46 - 16 यानी कि 30 दिन में। इधर भी टोटल बार क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। हल कर लेते, ये कितने बार में चला जाएगा, ये आपका 23 बार में, ये कितने बार में चला जाएगा, 15 बार में। तो 23 - 15 x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 x बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 15। 8 से 8 चला गया तो x बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। पूछा क्या जा रहा, आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो आरंभ में व्यक्ति हम लोगों ने किसे माना था, x को। तो x का वैल्यू कितना आया, 15, यानी कि शुरुआत में आदमियों की संख्या 15 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 8320 है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, 7x सही से 9x मान लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो आगे हल करने में। तो दोनों के वर्गों का योगफल, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49x², और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 × 9 = 81x²। दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, 1 13, यानी कि 130x²। अब वैल्यू कितना दिया गया है, टोटल 8320 दिया गया है। तो क्या करेंगे, 0 0 चला जाएगा, 13 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 13 × 6 = 78, 13 × 4 = 52। तो x² का वैल्यू कितना है, 64। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। तो दोनों संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है, योगफल पूछा जा रहा है। तो योगफल कितना हो जाएगा, एक संख्या 7x थी, दूसरी संख्या कितनी थी, 9x थी। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 7 और 9, यानी कि 9 × 7 = 16x होगा। तो अगर टोटल 16x है तो x का वैल्यू अगर 8 है तो 16x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 × 4 = 64, दूनी 128, यानी कि पूरे दोनों संख्याओं का योग 128 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि अंतिम संख्या सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सभी विषम संख्याओं में क्या होती है, 2 का अंतर होती है। यानी कि अगर सबसे छोटी संख्या x मान ले तो दूसरी क्या हो जाएगी, विषम संख्या x + 2, तीसरी आपकी x + 4, उसकी अगली वाली x + 6, फिर आपकी हो जाएगी x + 8, फिर अगली हो जाएगी आपकी x + 10, 3 3 6 7 है। तो x प्लस कितनी हो जाएगी, 12। तो ये क्या हो गई, आपकी टोटल विषम संख्या होगी। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच की संख्या देखते हैं। तो बीच की संख्या क्या है, x + 6, यानी कि x + 6 बराबर कितना है, 27 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21, यानी कि x का वैल्यू आ गया तो हमें सबसे बड़ी संख्या भी पता चल जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, x + 12, यानी कि जो सबसे अंतिम संख्या थी। तो x + 12 यानी कि इसी संख्या को तो हटाया जाएगा,
अंतिम संख्या को ही बोला जा रहा है कि हटाया जाएगा। तो अंतिम संख्या को कितना हो जाएगा, यक्स का वैल्यू अगर 21 है तो 21 प्लस 12 कितना हो जाएगी आपकी 33। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर अंतिम संख्या को हटा दिया जाएगा तो औसत, नया औसत कितना हो जाएगा। तो ओवरऑल जो अगर अंतिम संख्या शामिल थी तो ओवरऑल औसत कितनी थी 27, और अंतिम संख्या कितनी है 33 है। तो औसत से कितना अधिक अंतिम संख्या है, तो 33 माइनस 27 करेंगे यानी कि 6 अधिक है। तो 6 अधिक है तो जो आपके औसत में ओवरऑल कमी होगी वो बची हुई संख्याओं में कमी होगी। तो पहले अगर 7 संख्या थी, एक संख्या हटा दिया जाएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी 6। यानी कि अगर ओवरऑल 6 अंकों की कमी हो रही है ओवरऑल कितने संख्या में से, 6 संख्या में से, तो औसत में कितनी कमी हो जाएगी, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1। यानी कि अगर अंतिम संख्याओं को निकाल दिया जाए, अंतिम नंबर को निकाल दिया जाए तो औसत में 1 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो पहले औसत कितना था 27, 27 में 1 का कमी करेंगे तो नया औसत कितना हो जाएगा आपका 26। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में बोला गया है कि दिया गया ग्राफ दैनिक परिश्रमक पाने वाले कामगारों की संख्या को निरूपित करता है। कामगारों की कुल संख्या 200 है। यहाँ पर ग्राफ में दर्शाया गया है कि यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, कामगारों की संख्या दर्शाई गई। दैनिक परिश्रमिक यानी कि उसको जो है वेतन कितना मिलता है, वेजेज कितना मिलता है, वेतन, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि 450 से कम पाने वाले जो है व्यक्ति कितने 20 है, उस तरीके से दर्शाया गया है। 500 से कम पाने वाले 25 है, और 500 यानी कि 450 और 500 के बीच में पाने वाले 25 है, इस तरीके से दिया गया। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 550 से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या और 550 से अधिक दैनिक परिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 500 से कम, सॉरी 550 से कम, तो 550 से कम जो है कितने टोटल परिश्रमिक है, तो जोड़ेंगे तो 30 20 50 और 25 कितने हो जाएंगे 75। और 550 से अधिक, तो 550 से अधिक पाने वाले जो है कितने कामगार हैं, तो 60 और 40 100 कितने हो जाएंगे 125। तो कितना अधिक है, तो ये जो है कितना अधिक है 50 अधिक है। तुलना किससे करना है 125 से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे 5 बार में, ये कितने बार में 4 बार में, 50 5 से 50 10 बार में, 10 चौक कितना हो जाएगा 40%। तो कितना अधिक है 40%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका क्या इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में से ट्रांसलेट कर दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 346 डेसिमल यानी कि 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि एक सिलेंडर है, एक बेलन है, उसका जो है आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। फिर आगे बोला जा रहा है कि एंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज 919 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है आपका 990 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन इट्स हाइट इज, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, हाइट यानी कि ऊंचाई पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट ने यानी कि इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन कैसा होता है। बेलन आपके इस आकार का होता है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये आपका फिगर बन गया, बेलन आपके इस आकार का होता है। तो बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार, अगर आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का जो है वृत्त के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7, त्रिज्या हमें निकालनी है तो 800 से डिनोट कर देंगे। क्षेत्रफल कितना दिया गया 346.5, पॉइंट हटा देंगे नीचे कितना चला जाएगा 10, 5 से काटेंगे ये 2 बार में, ये 5 36, 5 9 45, 5 3 15, 11 से काट लेंगे तो 11 दूनी 22, 11 6 66 और 3 11 3 33। अब आपका यहाँ पर नहीं कटा तो आर का यहाँ पर से वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 7 3 21 हो जाएगा, 9 से 63 यानी कि 21 हो जाएंगे। और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 4, यानी कि त्रिज्या यहाँ पर आपकी कितनी हो गई 21/2 सेंटीमीटर हो गई। तो
अब यहाँ पर से हमें क्या चाहिए, त्रिज्या तो हमें निकल गई है, अब हमें ऊंचाई चाहिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू 2 इंटू पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या कितनी आ गई, 21/4। निकालना क्या है, ऊंचाई। हल करेंगे, टोटल कितना दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 990। तो हल कर लेते हैं। 7 से 21 कितने बार में, 3 बार में। 11 यहाँ पर से 2 से 4 2 बार में, या 2 से 22 11 बार में। 11 से काटेंगे 90 को तो 90 बार में, 990 को तो 90 बार में, या 3 से काटेंगे 90 को तो 30 बार में। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ शायद गलत कर दिया है। यहाँ पर एक बार और चेक कर लेंगे। यहाँ पर सॉरी 21/2 त्रिज्या आएगी आपकी यहाँ पर, क्योंकि 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पर आपकी 21/2 आएगी। यहाँ पर मैंने गलती से 21/4 लिख दिया, तो यहाँ पर अगर 21/2 है तो 2 से 2 आपकी यहाँ पर चली जाएगी, यानी कि एक बार और ये 2 से कट जाएगी। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर से ऊंचाई आपकी, 15 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर क्योंकि r² थी तो 2 दूनी 4 नीचे आएगी, तो होल रूट में आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 21/2 त्रिज्या होगी, ना कि 21/4। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 500 रुपये से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या 600 रुपये या अधिक दैनिक परिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो 500 से कम आपका कौन कौन सा है, ये 20 और 25 है, तो टोटल कितना है, 45 है, यानी कि 45 रेशियो। 600 से अधिक, तो 600 से अधिक ये आपका कितना है, 60 है, 40 100 है। 5 से कट रहा है, काट देंगे। ये 9 बार में, ये कितने बार में, 20 बार में। अनुपात कितना हो जाएगा, 9:20। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4800 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितनी वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 5547 रुपये हो जाएगी, ये आपसे बोला जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके फार्मूले हो जाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाता है जब आपको ब्याज निकालना हो, क्या निकालना हो, ब्याज यानी कि रेट निकालना हो, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे। और यहाँ पर समय कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। तो 2 वर्ष जब दिया हुआ रहे तो अंडर रूट हो जाएगा, 3 वर्ष दिया रहे तो क्यूब रूट, 4 वर्ष दिया हुआ रहे तो फोर्थ रूट, जितने वर्ष दिया हुआ रहेंगे उतने रूट हो जाएंगे। 2 वर्ष तो अंडर रूट, 3 वर्ष तो क्यूब रूट, 4 वर्ष तो फोर्थ रूट, 5 वर्ष तो फिफ्थ रूट, 6 वर्ष तो सिक्स्थ रूट, उस तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट बाय प्रिंसिपल कर देते हैं। क्या करते हैं, अमाउंट बाय प्रिंसिपल करते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, यहाँ पर है मूलधन 4800 रुपये है, और मिश्र धन कितना दिया गया है, 5547 रुपया दिया गया है। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका कितने बार में चला जाएगा, यहाँ पर आपका कितने बार में चले जाएंगे, यहाँ पर 5 5 10 आपके 5 5 10 7 4 11 21, यानी कि 3 से कट रहे, काट लेते हैं। यहाँ पर 16 3 48, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 18 3 54, 3 चौक 12, 3 9 27। तो ये आपका नीचे जो है कितने का स्क्वायर बन रहा है, 40 का, और ये जो 1849 किसका स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर है। यानी कि 1 साल का अमाउंट कितना हो गया, 43 यूनिट, और जो मूलधन है वो कितना है, 40 यूनिट है। तो कितने का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, 40 यूनिट पर 43 यूनिट अमाउंट हो रही है, यानी कि 3 यूनिट का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। कितने पर, 40 यूनिट पर, क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलती है। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 20 से काटेंगे 2 बार में, ये 5 बार में, 5 तिया 15/2%, लेकिन पॉइंट में चाहिए तो कितना हो जाएगा, 7.5%। ये आपका रेट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी एक कारक को क्रमशः 15 दिन और 25 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया तथा उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, और शेष कार्य को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है कि ए जो है 15 दिन में कार्य को कर सकता है, और बी जो है 25 दिन में कार्य को कर सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 150। 150 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका
सर 75 आपका एलसीएम 75 हो जाएंगे, 150 नहीं 75। 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी जो है 3 यूनिट में काम करता है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए और बी मिलकर टोटल कितने दिनों तक काम किया, 5 दिनों तक। तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करता है, तो 5 और 3 8 काम करते हैं। तो अगर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे, तो 8 पचे कितने हो जाएंगे 40। टोटल करना कितना काम है 75, किया गया काम कितना है 40 है, तो बचा हुआ काम कितना है, तो 75 माइनस 40 करेंगे, यानी कि 35 यूनिट अभी क्या हुआ है, काम को करना बचा हुआ है। तो बोला गया फिर कि जो बचा हुआ काम था वो ए और सी मिलकर 4 दिनों में पूरा कर लेता है। यानी कि वो जो 4 दिन अंतिम जो काम करता है वो कौन कौन करता है, ए और सी करता है। तो अंतिम दिनों में ए ने भी 4 दिन तक काम किया और सी ने भी 4 दिन तक काम किया। तो अगर ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में उस दिन ने कितना काम किया होगा, तो अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में 5 चौक 20 यूनिट उसने काम किया होगा। यानी कि 35 यूनिट काम में से उस 4 दिनों में ए ने जो है कितना काम किया, 20 यूनिट काम किया। यानी कि बाकी जो बच गया काम वो किसने किया होगा, सी ने किया होगा। कितना किया होगा, 35 माइनस 20 करेंगे, यानी कि 15 यूनिट काम किसने किया होगा, सी ने। कितने दिनों में किया, 4 दिनों में। तो अगर एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल जो 15 काम किया उसको समय से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या निकल गई, सी की कार्य क्षमता निकल गई। हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है समय बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, यानी कि समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो टोटल करना कितना काम है, सी को टोटल करना कितना काम है 75। ये आपकी सी की कार्य क्षमता आ गई। कितना की क्षमता है, 15/4। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 15 से 75, 5 बार में 5 चौक आपका कितना हो जाएगा 20। यानी कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 20 दिनों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका क्या है कि सेम ग्राफ है, मैं आपको ग्राफ पहले ही समझा चुका हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेज आर, यानी कि उसका जो परिश्रमिक है आर लेस देन 500 या लेस देन 500 एंड द परसेंटेज ऑफ द वर्कर हुज डेली वेजेज आर 600 एंड एबव। यानी कि वैसे व्यक्तियों की संख्या जो 500 से कम कमाने वाले व्यक्ति, यानी कि 500 से कम परिश्रमिक, यानी कि 500 रुपये से कम वेतन मिलता है, उन व्यक्तियों की कुल संख्या, और उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो 600 रुपये से अधिक कमाते, उन व्यक्तियों की कुल संख्या का अंतर ओवरऑल कुल लोगों का, यानी कि कुल काम करने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो है 500 से कम कमाने वाले कितने थे, 45 लोग थे, और 600 से अधिक कमाने वाले कितने थे, 100 लोग थे। तो दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, 55 का अंतर है। और ओवरऑल पूरे कमाने वाले लोग कितने हैं, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 45 और 25, 4 दूध 6 70, और यहाँ पर 100 100 100 200, यानी कि टोटल कितने लोग हैं, 200 लोग हैं। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 चला गया 55/2, यानी कि 27.5% क्या है, अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।